पूर्व विधायक ने कहा अपनी बेकसूरी के सारे सबूत रखे, लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि जो शिकायत है महिला द्वारा उसका कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, इसलिए आप जमानत करा लीजिए, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। मीडिया वहाँ मौजूद था, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए थे, लेकिन रात को लगभग 8-9 बजे मालूम हुआ कि मैडम पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और उन्होंने एमएलए साहब के खिलाफ एक शिकायत दे दी है। लेकिन कहाँ है आपकी पार्टी के विधायक की पत्नी किस प्रकार से एक पूर्व विधायक को प्रताड़ित कर रही है, उसको परेशान कर रही है। उस पूर्व विधायक को रोज रोज कोर्ट जाना पड़ रहा है और इनके बयान में भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। कभी कहती है सिर पे हाथ मारा, कभी कहते दायां हाथ पकड़ लिया, कभी कहते हाथ पकड़ लिया, कभी कहते धक्का दे दिया, मैं गिर गई, चोट लग गया, वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, एक अलग तरह की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मेरा नाम है राजेश गर्ग। वीडियो आप देखना जरूर। एक ऐसी महिला से संबंधित वीडियो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की पत्नी है और खुद भी निगम पार्षद रही है दिल्ली के अंदर। लेकिन उसने जिस प्रकार का काम किया है, उस कार्य की चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहेगी, क्योंकि उसने काम इतना घटिया किया है, निम्न स्तर का किया है। उसने सीआरपीसी की सेक्शन 200 के खिलाफ उसी क्षेत्र के जहां से कि उनके पति एमएलए वर्तमान में हैं, एक पूर्व एमएलए के खिलाफ आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए विमेन का आरोप लगाते हुए, महिलाओं से बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए, उनके स्वयं के साथ जान से मारने की धमकी, इंटिमिडेशन और न जाने बहुत सारी धाराओं के तहत कोर्ट के अंदर केस दायर किया, जो कि 100% झूठा है। इस वीडियो को देखने के बाद और आप सुनने के बाद आप खुद कहने लगेंगे। जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट की गई है, जो कि एक पूर्व विधायक है, क्षेत्र का जाना माना चेहरा है, सोशल वर्कर है, उसने कोर्ट के अंदर भी अपनी बात को रखा और उसके अलावा कोर्ट के बाहर उसने जो आरएसएस है, बीजेपी का सब कुछ आप समझ सकते हैं, उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, को भी चिट्ठी लिखकर उसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि किस प्रकार से आपकी पार्टी के एक नेता, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी ने एक पूर्व विधायक के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया है। न केवल भागवत जी को, बल्कि देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उस पूर्व विधायक ने चिट्ठी लिखकर सारे एविडेंस, डॉक्यूमेंट लगाकर बताया है कि किस प्रकार से ये विधायक जी की पत्नी उसके गलत कार्यों के खिलाफ, बोलने वालों के खिलाफ महिला होने का फायदा उठाते हुए झूठी शिकायतें दर्ज कराती है या उसको केस पे फंसाने की धमकी देती है। मामला जो दर्ज हुआ, जिसमें कि पूर्व विधायक को सम्मन हुए, ये सम्मन की कॉपी मेरे पास है। ये जो सम्मन जारी हुए वो हुए थे 2024 मार्च के अंदर।
पूर्व विधायक कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उन पर जो आरोप लगे उसके बारे में चर्चा की और उनसे कहा कि आप जमानत करा लीजिए। पूर्व विधायक ने कहा अपनी बेकसूरी के सारे सबूत रखे, लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि जो शिकायत है महिला द्वारा उसका कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, इसलिए आप जमानत करा लीजिए, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। वहाँ उपस्थित वकीलों ने पूर्व विधायक को सलाह दी कि आप जमानत करा लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और उनमें से एक वकील प्रदीप राणा बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए और उनकी सलाह को मानते हुए पूर्व विधायक ने जमानत तो करा ली। लेकिन जमानत कराने के बाद समस्या ये है कि मार्च 2024 से लेकर अब ये नवंबर चल रहा है, 6 से 7 डेट पड़ चुकी हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन माननीय विधायक की पत्नी एक दिन भी कोर्ट में नहीं आई। बार बार उनके द्वारा पेश हुए वकील को बोलने के बावजूद भी वो कोर्ट में नहीं आ रही। लेकिन एक वरिष्ठ नागरिक पूर्व विधायक, क्या बोल रहा हूँ, वरिष्ठ नागरिक पूर्व विधायक जिसके खिलाफ की जो आरोप हैं गलत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बुढ़ापे के अंदर हर डेट पर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन वो बीजेपी की नेता नहीं आ रही। और अभी जब जज साहब को मालूम हुआ कि जो मुकदमा उनकी कोर्ट में है, सीआरपीसी की 200 के अंदर जो कंप्लेंट का उन्होंने कॉग्निजेंस लेकर पूर्व विधायक को जमानत दी है, ये मामला उस समय का है जिस समय वो विधायक थे। जैसे ही जज साहब को मालूम हुआ कि ये मामला 2014 का है, तो उन्होंने उस केस को एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर कर दिए। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी महिला को नहीं छेड़ा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन क्योंकि उस तत्कालीन एमएलए ने इस बीजेपी की बड़े नेता की बड़ी नेता पत्नी एक एनजीओ के नाम पर एक बहुत बड़ी जगह पर अनऑथराइज कब्जा कर वर्तमान में बैठी हुई है। और जब जब क्षेत्र के लोगों को उस कम्युनिटी हॉल की जरूरत पड़ती है, उसने कभी नहीं दिया। जब इस बात की शिकायत विधायक जी को आई थी तत्कालीन, जो कि अब पूर्व विधायक है, तो उन्होंने अपने नाम से उस कम्युनिटी हॉल को बुक कराया था। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको भी वो हॉल नहीं दिया गया। पूर्व विधायक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ऑफिस से निकलने से पहले जब वो उस कम्युनिटी हॉल जिसका नाम महाराणा प्रताप कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पहुँचे तो उससे पहले पुलिस को और एमसीडी को फ़ोन कर दिया था कि मैंने वहाँ की बुकिंग कराई है, हमारा वहाँ फंक्शन है और मुझे लगता है कि वो हॉल नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप आ जाएं। क्योंकि जो टेंट का सामान लेकर या साउंड सिस्टम वाले वहाँ पहुँचे थे, उनको वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर वहाँ पहुँच गए। दिल्ली पुलिस के जो क्षेत्रीय डिवीज़न के एसीपी थे वहाँ मौके पर मौजूद थे। लेडीज़ पुलिस मौजूद थी। सब कुछ करने के बाद भी सबने अनुरोध किया, लेकिन ये जो एमएलए साहब की पत्नी है, उनके मातहत काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उन्होंने हॉल देने से मना कर दिया। और जब वो हॉल खोला तो उसके अंदर पड़े सामान को निकालने से मना कर दिया और ये कहा गया कि आप अपना फंक्शन बाहर कर लीजिए। एमसीडी के डीसी
मिस्टर चेरियन ने भी उनसे कहा कि आप ये हॉल खाली करके दीजिए, क्योंकि इन्होंने बुकिंग के पैसे जमा कराए हैं। उनकी बात भी नहीं मानी गई। लिहाजा पूर्व विधायक साहब और उनके साथ जो 25-30 महिलाएं, पुरुष और बाकी क्षेत्रीय लोग थे, उनके साथ वहीं बाहर बैठ गए इस मांग को लेकर कि हमें ये हॉल दिया जाए। उसी दौरान ये जो मैडम कंप्लेनेंट हैं ये आई और आते ही इन्होंने वहाँ उपस्थित लोगों से बुरा बर्ताव शुरू कर दिया और उस जगह पर निगम पार्षद वर्तमान में भी हैं, उस समय भी थे, प्रवेश वाही, वीपी पांडे, नीलम गोयल, मतलब बीजेपी के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जो उपस्थित लोग थे उनसे कहा कि आप यहाँ से जाइए। लेकिन जब पूर्व विधायक नहीं माने, उन्हें कहा कि हमारा अधिकार है और ये जो इन्होंने अनऑथोराइज कब्जा किया हुआ है पिछले 10-12 साल से, उस पर तो कार्रवाई एमसीडी करेगी, लेकिन क्योंकि हमने हॉल बुक किया है तो हमें हॉल दिया जाए। अंततः हॉल नहीं दिया गया। पुलिस की रिक्वेस्ट पर विधायक जी अपनी टीम को लेकर कम्युनिटी हॉल के बाहर आ गए और बाहर आकर धरने पर बैठ गए। मीडिया वहाँ मौजूद था, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए थे, लेकिन रात को लगभग 8-9 बजे मालूम हुआ कि मैडम पुलिस स्टेशन पहुँच गई है और उन्होंने एमएलए साहब के खिलाफ एक शिकायत दे दी है। एचओ ने शिकायत को पढ़ा, बड़े अधिकारियों को बताया, लेकिन जब ये सिद्ध हो गया कि कंप्लेंट झूठी है तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, मतलब कि एफआईआर नहीं की। आनन फानन में ये मैडम जो अंबेडकर हॉस्पिटल है वहाँ चली गई और वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा कि कुछ नहीं पाया गया, अंडर ऑब्जर्वेशन एमएलसी दे दी गई। अब आप बताओ कब की घटना है? इन्होंने कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर कर दिया। जज साहब ने रिपोर्ट मंगाई। हैरानी की बात यह कि केस दायर करने वाले जो 3 लोग हैं जिनके साइन है पेटिशन में, तरुणा कटारिया, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, मुंह से निकल गया, उस पर बीप लगा देंगे, और खुद ये मोहतरमा और एक महिला कार्यकर्ता हो। कंप्लेंट में जिसका हवाला इस मैडम ने दिया है कि उन्होंने इन्हें फ़ोन किया और ये घटनास्थल पर पहुंची, वो महिला उस दिन अपने परिवार के साथ शिरडी में मौजूद थी। मतलब वो महिला नहीं थी, कंप्लेंट झूठी है। जो दूसरी महिला है उसने बताया पुलिस को कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे हॉल के लिए, हॉल नहीं मिला, कुछ कहा सुनी हुई और वो चले गए। और तो और जो नगर निगम के डीसी थे उन्होंने भी कहा ये मामला झूठा है, मैं मौके पर मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और आईओ ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट के अंदर बड़ा स्पष्ट मेंशन किया है कि एसीपी साहब, एचओ साहब, महिला पुलिस वहां मौजूद थी और एमएलए साहब ने कुछ नहीं किया। लेकिन बावजूद उसके कोर्ट के अंदर 156(3) में एप्लीकेशन लगा दी गई। एप्लीकेशन को वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए जल्दी जल्दी इस बात को बताता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। 156(3) की एप्लीकेशन को माननीय न्यायाधीश ने डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये मामला नहीं बनता। लेकिन ये मैडम कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि जो गलत काम करता है वो गलत काम छुपाने के लिए, दूसरे को फंसाने के लिए, जिससे कि दबाव बना रहे और उससे फैसला कर लिया जाए, अपील में चली गई।
जब वो अपील में गई तो उन जज साहब ने भी इनकी जो एप्लीकेशन थी उसमें कमियां पाई और उसको डिसमिस कर दिया और इनको अधिकार दे दिया कि यदि आप चाहें तो 200 CRPC में बयान देकर कार्रवाई कर सकती हैं। 2014 की घटना और 2024 10 साल मैडम शिकायत डिसमिस हो चुप रही, लेकिन अब चुनाव नज़दीक आते देखकर और जो जगह उन्होंने घेरी हुई है, घेरी हुई इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जगह कैंसिल हो चुकी है, वहाँ पर ये विधायक जी का ऑफिस और इस मैडम ने जो अपना वो सेंटर चला रखा है वो बिल्कुल इल्लीगल है। RTI में इसका जवाब पूर्व विधायक के पास आ चुका है। इस विधायक को जब लोगों ने कहा कि ये आपकी पत्नी ने क्या किया तो कह रहे भाई वो उनका और उनका अपना मामला है, मैं इसमें इंटरव्यू नहीं करता। अभी पिछले दिनों एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि मैडम बड़ी बेइज्जती समाज में हो रही है और आप ये क्या कर रही हैं। कहती है यदि पूर्व विधायक मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं इस केस को उठा लूंगी। किस बात की माफ़ी मांग ले पूर्व विधायक, क्यों माफ़ी मांग ले पूर्व विधायक? और यदि मैडम सच्ची है तो 8 डेट जो कोर्ट की पड़ी हैं लगातार 1 साल में, उसमें एक दिन भी क्यों नहीं गई? जाकर बयान दर्ज कराए, गवाह पेश करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि महिलाएं किस प्रकार से ये जो कुछ नियम बने हैं 354, 509 की कुछ धाराएं हैं, उसका फायदा उठाते हुए भोले भाले पुरुषों को फंसा देती हैं और अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए बार्गेनिंग करती हैं। मैं इस जनता को बताना चाहता हूं, ये जो रोहिणी की जनता है, दिल्ली की जनता है, बीजेपी के उन नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप बात करते हैं देशभक्ति की, आप बात करते हैं क्या होता है वो मोरालिटी की, आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, आप बात करते हैं देश को आगे बढ़ाने की, आप बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की, लेकिन कहाँ है आपकी पार्टी के विधायक की पत्नी किस प्रकार से एक पूर्व विधायक को प्रताड़ित कर रही है, उसको परेशान कर रही है। उस पूर्व विधायक को रोज रोज कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये मैडम कोर्ट में नहीं आ रही है। कहना केवल इस वीडियो के माध्यम से इतना है कि अखबारों में हेडिंग छप जाती हैं जब कोई महिला किसी पुरुष पे आरोप लगाती है, उस पुरुष को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जब उसका फैसला होता है उस पुरुष के फेवर में, उस महिला के खिलाफ, तो कोई अखबार नहीं छापता। मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, इस महिला नेता कंप्लेनेंट को कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो को कंप्लेनेंट है, एक तो उस दिन शिरडी में थी और एक ने बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें पूर्व विधायक का कोई रोल नहीं है। और इनके बयान में भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। कभी कहती है सिर पे हाथ मारा, कभी कहते हैं दायां हाथ पकड़ लिया, कभी कहते हैं हाथ पकड़ लिया, कभी कहते हैं धक्का दे दिया, मैं गिर गई, चोट लग गया, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ा है कि मुझसे तो वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात की गई। मित्रों, दोस्तों, साथियों, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैंने बीजेपी के इस बड़े नेता का नाम इसलिए नहीं लिया है कि आप कमेंट करके पूछें या आप कमेंट करके बताएं कि वो नेता कौन है, वो महिला नेता कौन है जो कि उसकी पत्नी है। तो आपको मैं समझूंगा कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने वीडियो देखी। अपने कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा कहना है। और एक बात और बता दूं,
अगली वीडियो भी ऐसी ही आ रही है जिसके अंदर एक पुरुष को एक महिला ने अपनी बेटी के रेप मामले में फंसवाया, वो व्यक्ति जेल में रहा और बाद में वो जो अब बरी हुआ तो पता लगा उस केस की जो आईओ थी उसने मेडिकल रिपोर्ट्स में छेड़खानी कर जो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन थी उसको बदल दिया और वो व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं किया था उसकी ज़िंदगी खराब हो गई, उसका परिवार बिखर गया, उसकी समाज में बदनामी हुई और 7 साल वो तो बदबरी हुआ है। आप इंतजार करिए, इस वीडियो को लेकर मैं जल्द आपके बीच आ रहा हूँ। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।